हेलो स्टूडेंट्स, हम बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की उपयोगिता एवं कार्य। इससे पहले के वीडियो में हमने इसके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, इसके एप्लीकेशंस के बारे में कि सांख्यिकी की क्या क्या उपयोगिता है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य इसका वैज्ञानिक और सूक्ष्म वर्णन करता है। अगर हम इसे नहीं देखें और इन जनरल अगर हम बात करें तो सांख्यिकी का मतलब होता है हमें आंकड़े, रोचक आंकड़े हमें सांख्यिकी के द्वारा प्राप्त होते हैं या आकर्षक आंकड़े। एक तरीके से अगर हम एक पूरा पैराग्राफ पढ़ें तो हमें समझ में आने में थोड़ी सी कठिनाई होगी या चीज़ें हमें इतनी इजीली समझ में नहीं आएगी। और इस तरीके से अगर कहीं ग्राफ बना हुआ है या पाई डायग्राम बना हुआ है या इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है तो हमें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि इस बार परीक्षा का परिणाम इतना रहा, उससे पिछले साल इतना था, उससे पिछले साल इतना था, तो 1 मिनट में हम तुलना भी कर सकते हैं और 2 मिनट में हमें सिचुएशन भी समझ में आ जाती है। या हम ये कहेंगे, अगर मान लीजिए हम विकास दर की बात करें तो भारत की स्थिति ये है, ये स्थिति अमेरिका की है, ये रशिया की है, तो हमें देखने भर से पता लग जाता है कि इसमें हम जिस तथ्य को देख रहे हैं वो कहाँ पर है और आपस में तुलना किस प्रकार से की जा सकती है। तो वैज्ञानिक और सूक्ष्म वर्णन तो करता ही है। जिस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये जो डेटा होते हैं इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है जब तक इन डेटा को हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा या सांख्यिकीय विधियों के द्वारा हम इसको वैज्ञानिक रूप नहीं प्रदान करते, तब तक इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो वैज्ञानिक और सूक्ष्म वर्णन करता है। दूसरा अगर हम देखें, तथ्यपूर्ण तथा संबंधित आंकड़ों का संकलन करता है। जब भी हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कलेक्शन से शुरू करते हैं। डेटा कलेक्ट की जाती है या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो इस कलेक्शन को करने के लिए भी हमें बहुत सारी सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हैं। इस कलेक्शन के बाद जब हम इसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि इनको एक तरीके से व्यवस्थापन किया जाता है। व्यवस्थापन का मतलब आंकड़े जो हम इकट्ठे करते हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए मैंने कहा कि 100 बच्चों का टेस्ट लिया गया है, 100 बच्चों के मार्क्स हैं जो उन्होंने इस साल प्राप्त किए हैं, तो इन 100 बच्चों के मार्क्स को समझना मुश्किल होगा। इसकी बजाय अगर हम उसको क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी के रूप में रखेंगे तो इसको समझने में आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि ये क्लास इंटरवल 60 से 70 के सामने 10 लिखा हुआ है, 70 से 80 के सामने या 20 लिखा हुआ है, तो देखने पर से ये पता लग जाता है कि 60 से 70 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। 70 से 80 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है जिन्होंने 70 से 80 के बीच में मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो एक तरीके से जो डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम सांख्यिकीय विधियों के द्वारा। उसके बाद इसका एनालिसिस किया जाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 2 ग्रुप है, उन 2 ग्रुप का हमने मीन निकाला, तो ये मीन एक तरीके से एनालिसिस करता है। तो अगर उसका मीन निकला, एक ग्रुप का मीन है तो वो उसका एक तरीके से विश्लेषण है। अगर 2 ग्रुप है हमारे पास तो हम ये विश्लेषण कर रहे हैं कि ये वाला ग्रुप इससे ज़्यादा है या ये वाला ग्रुप इससे ज़्यादा है, तो एक तरीके से हम विश्लेषण करते हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण काम होते हैं सांख्यिकी के, कलेक्शन, उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद उसका एनालिसिस करना। तो इसके लिए हम बहुत सारी सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हैं और ये जो संभव होता है कि वैज्ञानिक तरीके से हम अपनी शोध को कर सकें या वैज्ञानिक तरीके से हम किसी चीज़ को प्रस्तुत कर सकें, तो इसके लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करना जरूरी होता है। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण उपयोगिता है वो सामान्यकरण और भविष्य कथन करने में। भविष्य कथन से मेरा मतलब है कि 2 चर है, 2 चर के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसके आधार पर हम किसी भी तरीके से भविष्य कथन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ कि मृत्यु दर पिछले साल इतनी थी, अभी वर्तमान में मृत्यु दर इतनी है, तो इन दोनों के संबंध के आधार पर हम भविष्य के बारे में पूर्व कथन कर सकते हैं। ये सिर्फ सांख्यिकीय विधियों की सहायता से ही संभव हो सकता है कि जहाँ पर हमारे पास 2 चर हैं, उन 2 चर के बीच में एक ऐसा संबंध है उसके आधार पर हम उसके बारे में भविष्य कथन कर सकते हैं। जनरलाइजेशन कर सकते हैं। जनरलाइजेशन हमने पहले पढ़ा था कि हम पॉपुलेशन पर स्टडी करनी होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उस पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं कर पाते, बल्कि उसका एक छोटा रूप, एक सैंपल पर स्टडी करते हैं। उस सैंपल पर स्टडी करने के बाद हम उसके रिजल्ट को पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हैं। ये जो एप्लीकेशन या जनरलाइजेशन का काम है ये भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स की वजह से हो पाता है। उसके बाद है हम गुणात्मक तथ्यों को मात्रात्मक रूप प्रदान करते हैं। हमें पता है कि हमारी साइकोलॉजी में जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में अगर हम
देखें कि इंट्रोवर्जन है, एक्सट्रोवर्जन है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम इनको ऐसे नहीं माप सकते हैं। जब तक हम इनको मात्रात्मक रूप प्रदान नहीं करते, एक संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि किसी में कितनी, अगर मान लीजिए मुझे किसी की बुद्धि के बारे में बताना हो तो मैं बिना उसको मात्रा के रूप में बदले मैं ये नहीं कह सकती कि इस व्यक्ति में इतनी बुद्धि और इस व्यक्ति में इतनी बुद्धि है। जब तक हम इस एट्रीब्यूट को IQ के रूप में या किसी मात्रा में बदलकर, अगर हमारे पास दो लोगों का IQ आ गया कि एक व्यक्ति का IQ तो 110 है और दूसरे व्यक्ति का IQ 90 है, तो अब हम यहाँ पर तुलना कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का जो बुद्धि स्तर है वो दूसरे बुद्धि से। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन में भी इसी तरीके से, अगर किसी को स्कोर, जब तक हमारे पास इसमें आए हुए स्कोर हमें नहीं मिलेंगे, मान लीजिए मैंने इंट्रोवर्जन में 50, एक्सट्रोवर्जन में 60 प्राप्त किए, तो तब तक हम आपस में तुलना नहीं कर सकते। तो गुणात्मक तथ्यों को जब तक मात्रात्मक तथ्यों के रूप में या मात्रा के रूप में नहीं बदला जाता, तब तक हम उसकी आपस में तुलना नहीं कर सकते। और जब हमें इस तरीके से मात्रा के रूप में या अंकों के रूप में कुछ प्राप्त हो जाता है, तो हम उसकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है परिकल्पना का निर्धारण और परीक्षण। परिकल्पना से मतलब है हाइपोथेसिस। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च की शुरुआत एक प्रॉब्लम से होती है। उस प्रॉब्लम के बाद हम उसका टेंटेटिव सोल्यूशन निकालते हैं, एक तरीके से परिकल्पना बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पुरस्कार देने से क्या सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है और मैंने ये परिकल्पना बनाई है, उपकल्पना बनाई कि पुरस्कार देने से सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये मेरी उपकल्पना है। इस उपकल्पना को मैं सांख्यिकीय विधियों की सहायता से लास्ट में जाके ये बताऊंगी कि ये मेरी उपकल्पना या हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हुई है या प्रूव नहीं हुई है। तो ये जो हम उपकल्पना बनाते हैं या उसका परीक्षण करते हैं, या वो सत्य सिद्ध हुई है या असत्य सिद्ध हुई है, इसका निर्धारण भी सांख्यिकीय विधियों की सहायता से किया जा सकता है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम ली जाती है, उसके बाद हम उसकी उपकल्पना बनाते हैं और उसके बाद हम उस उपकल्पना को लास्ट में जाके सिद्ध करते हैं कि ये सत्य सिद्ध हुई है या असत्य सिद्ध हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य ज्ञान में वृद्धि करता है। बहुत सारी चीज़ें हमें आंकड़ों के रूप में आज दिखाई देती हैं कि आज भारत की स्थिति है, भारत की विकास दर इतनी है, उसकी आर्थिक वृद्धि दर इतनी है, अभी मृत्यु दर इतनी है, अभी जो महिला विकास दर इतनी है, या हमारी साक्षरता दर इतनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें आंकड़ों के रूप में मिलती है और इन्हीं से हमें हमारे नॉलेज, जो हमारी नॉलेज है वो इन्हेंस होती है। हमें सब चीज़ों का पता रहता है कि अभी इस समय देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, या विकास के क्षेत्र में क्या चल रहा है। तो ये एक तरीके से हमारे सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि करता है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है नीति निर्माण में योगदान। जब भी कोई नीति बनाई जाती है तो आसपास में जो भी चल रहा होता है उसके आधार पर सरकार नीति का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए अपराध की संख्या बढ़ रही है, या दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, या मूल्यों में वृद्धि होने के कारण चारों तरफ असंतोष का माहौल है। तो जब इस तरीके का सरकार देखती है तो उसके आधार पर ही वो नीतियों का निर्माण करती है कि अगर मान लीजिए अपराध में वृद्धि हो रही है तो हम किस तरीके की नीति बनानी चाहिए कि अपराध में थोड़ी कमी आ सके। दुर्घटनाएं बहुत अधिक बढ़ रही हैं तो हमें किस तरीके की योजना बनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए पिछले कुछ समय में जब दुर्घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई थी तो हेलमेट का जो उपयोग था वो ज़रूरी कर दिया था। तो नीति निर्माण जब भी किया जाता है तो सरकार को इन चीज़ों से बहुत अधिक मदद मिलती है। और भी अगर हम देखेंगे तो सांख्यिकी के बहुत अधिक प्रयोग आपको मिलेंगे, तो जहाँ भी आपको मिले तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन कोई और अगर आपको मिलता है तो आप उसको पढ़कर उसमें ऐड कर सकते हो। थैंक यू।